जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो जैसा कि हमने लास्ट डेज की तरफ आ रहे हैं, जून ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है और फिर हम आपके सामने करंट अफेयर्स के साथ हैं। और इसी के साथ मुझे एक क्लेम आपके सामने और करना है कि यस, एज सुन एज आर करंट अफेयर विल कंप्लीट, हम 1 से लेके 3 जुलाई के बीच में आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स का एक मैराथन लाएंगे एंड दैट वुड बी कवरिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर योर फाइनल रिवीजन फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, राइट? क्योंकि हम अपने रिवीजन को डिले नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे। So that's why that will be for you people. And now for starting today, I will be starting with a very important thing जो कि आज है। आज सबको, जो भी हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं एंड जो भी हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी अप्रोच करके देख रहे हैं या ऑब्जर्व करते हैं, आप सबको ईद मुबारक। To all the people who actually celebrate it and to people who don't celebrate it, for them also, because it is about India that we stand for unity in diversity, right? हमारी डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रमोट करना, हार्मनी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कल एक छोटा सा ग्लिच हुआ था कि वीडियो में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो हम उस क्वेश्चन को आज जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे सो दैट आपके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ओके ना, ओके। Now, first question in front of your screen is very important, that recently a Wagner group is in news. It is what? A voluntary expert control regime, a private military company, a pro-Ukrainian group और अ पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन। कल भी मैंने डिस्कस किया था और मैंने आपको समझाया था, सेम चीज़ मैं आज भी करना चाहती हूँ, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप किनारे एक न्यूज़ का आर्टिकल देख रहे होंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है, पुतिन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ अक्रॉस रशिया एज वैगनर मर्सनी ग्रुप इन हाफ वे टू मॉस्को। तो ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि प्लीज फॉलो न्यूज। एज सुन एज यू विल फॉलो न्यूज, आपको कोई वर्ड मिलेगा, आप कैच करोगे, आप करंट अफेयर्स के लिए तैयार हो जाओगे। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप देख सकते हैं और इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आया है कि वैगनार ग्रुप क्या है। तो बेटा, वैगनार ग्रुप कुछ ऐसा अलग चीज नहीं है। एक्चुअली रशिया में और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, ये हम सबको पता है, राइट? तो हुआ क्या है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, उसमें रशिया में ही रिबिलियन कर दी है। किसने रिबिलियन कर दी है? रिबिलियन कर दी है उन्हीं के एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसका नाम है वैगनर। इन्होंने रिबिलियन कर दी है और ये अगेंस्ट रशिया के काम करने की कोशिश कर रहा था। तो उस पर्टिकुलर एजिटेशन में आगे उसके रिस्पॉन्स में वहां पे क्या लगा दिया गया? मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो मार्शल लॉ वहां लगाने की वजह से अब इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस में लिया गया है कि जब वहां मार्शल लॉ लग गया तो किसकी वजह से लगा? एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की वजह से, जो पहले क्या थे, वो अफ्रीका एरिया में बहुत एक्टिव रहते थे सस्पिशियस एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन अब जब देखा कि वॉर चल रहा है तो उन्होंने अपोजिट रशिया के ही काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैगनार क्या है। इससे क्वेश्चन 100% आ सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्प्रेरक जो है, इनिशिएटिव किसका है? तो अगर हम उत्प्रेरक पे आए, ये आपके लिए एक टेक्निकल क्वेश्चन था जिससे मुझे आपसे पूछना था और इसीलिए मैं हर रोज एक क्वेश्चन लाऊंगी जो कि आपके लिए होगा, आपको उसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि उत्प्रेरक जो है किसका इनिशिएटिव है, यानी उत्प्रेरक कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम एमएसएमई के नाम से भी जानते हैं। अब आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है एंड यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस। इस तरह से आपको लिखना है, ओके? नाउ coming to the next question in front of your screen is very simple again. The phenomena of watermelon snow has been observed in which area? ठीक है, अब आपको देखना है मैम वाटरमेलन स्नो क्या होता है। अच्छा, वाटरमेलन क्या होता है? आप सिंपल से बताइए, वाटरमेलन क्या होता है? वाटरमेलन सिंपली क्या होता है कि आप देखते हो वाटरमेलन खाते हो, रेड कलर का प्यारा सा है, आप काट के उसको कंज्यूम करते हो ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो, और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट भी होता है उसका, एक बार में काफ़ी लोग खा सकते हैं। पर वाटरमेलन स्नो का यहाँ पे फैक्ट ये है कि जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो स्नो है, ये ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे, तो ये जो स्नो है वो कैसी हो रही है? रेड और पिंक हो रही है। रेड एंड पिंक टेक्सचर हो रहा है इसका कलर में। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो मेल्ट कर रही है तो इस तरह का कलर हो रहा है, प्लस वो मेल्ट भी बहुत स्पीड से कर रही है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हो रहा है? एक प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ एल्गे है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्लैमिडोमोनास। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में आता भी है, बायो के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेटोमोनास की एक स्पीशी है, उसकी वजह से वहां पे रेड और पिंक कलर आ रहा है जब स्नो मेल्ट हो रही है, जो कि ऑब्जर्व हो रहा है एक रीजन में, कहाँ के माउंटेन्स में, उटाह के माउंटेन्स में। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बायो का भी क्वेश्चन हो गया, ये बायो का भी क्वेश्चन हो गया, प्लस ये हमें इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज दिस। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमसे सिंपली कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ पे था। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक की अगर बात करें तो कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, मैंने कल भी बताया था, दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ था। कुछ अलग चीज नहीं है, बस ये है कि वो स्किन बैंक है सो दैट काफी लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो उनकी क्योर हो सके और एक वन टाइम सोल्यूशन मिल सके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था इसीलिए आपके सामने उतना ही लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है, मैंने पहले बोला था इंटरनेशनल की स्पेस एजेंसी या इंटरनेशनल रिलेशंस या वॉर रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चाहे आप एनडीए दे रहे हो चाहे आप सीडीएस दे रहे हो। ठीक, अब आगे आता है, मैं एफकेट इसलिए नहीं बोलती क्योंकि एफकेट का पैटर्न बहुत वन वर्ड जाता है, अब थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है, 2 लाइंस के थ्रू कर दिया है। बट एनडीए और सीडीएस एक मेन एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी ओरिएंटेड है, तो वो जिस तरह का पैटर्न लेते हैं वो मैं आपके सामने लाती हूँ विदाउट गिविंग एनी फिल्टर कि नहीं ये आता है और उसके अलावा आपको ज्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएं और आए उसमें से कुछ ना। तो इट्स बेटर कि 10 कराए जाएं बट एटलीस्ट क्वालिटेटिव कराए जाएं, है ना। ओके, लॉन्च द सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जुलनजना इनटू स्पेस, तो किस पर्टिकुलर नेशन ने ये चीज लॉन्च की है, तो ये आंसर आपके सामने है ईरान। ठीक है, ये कल मैंने डिस्कस किया था, ईरान है। और ईरान की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक रॉकेट ऐसा लॉन्च कर रहा है स्पेस एजेंसी में, सारे कंट्रीज कहीं ना कहीं थोड़ा 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 करके स्टार्टिंग कर रहे हैं कि वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। ओके, विद दिस कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपके सामने ये है। अब इसी में चीज वो एक्सप्लेन की गई है। देखिए मैंने आपसे पहले बोला था डिफेंस रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड, कुछ भी ऐसा जो हमें लगेगा कि इससे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, वी विल ऑलवेज बी देयर टू प्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। चलिए अब आते हैं, क्या लॉन्च किया है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, स्पेस में लॉन्च किया है और उसका नाम है जुलनजना। अब इसकी खासियत क्या है कि 25.5 मीटर लॉन्ग है, कैपेबल है क्या कैरी करने के, एक सैटेलाइट को जिसका वेट होगा 220 किलोग्राम सॉरी, दैट विल अल्टीमेटली गैदर डाटा करेगी लो अर्थ ऑर्बिट में और प्रमोट करेगी ईरान की स्पेस इंडस्ट्री को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप कहोगे मैम अपने ही देश का पढ़ ले बहुत है, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है। जब आप कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्पेशली डिफेंस में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल डायमेंशंस में चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज दिस, विच सिटी इज द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी इन द पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका आंसर भी आपको मैंने कल बता दिया था, वीना है। ठीक है, वीना है क्योंकि वीना जो है सबसे ज़्यादा लाइवेबल सिटी है और पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। अब ये तो हो गया कि वीना आपने इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया। नेशनल लेवल पे हमारे कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की रैंक समथिंग 140 की सीरीज में है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रैंक, जस्ट चेक इट आउट एंड मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ठीक है, 140 के अराउंड उसकी कहीं रैंक है और 2 सिटीज हैं, एक न्यू दिल्ली है और एक मुंबई है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चीज की फर्स्ट तो रैंक बता दी। अब और क्वेश्चन इससे क्या पूछे जा सकते हैं, तो जो पूछा जा सकता है आपके सामने शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, वीना क्या है, वीना एक मोस्ट लिवेबल सिटी है एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। और कितने सिटीज इसमें नॉमिनेट होते हैं फॉर सिलेक्शन या फॉर मेकिंग एन आउटकम, 173 सिटीज रिमार्क करते हैं। कौन इनका रैंकिंग लेके आता है, EIU। ठीक है, EIU का फुल फॉर्म आप देखेंगे। सी हम हर रोज, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, बट पॉइंट ये है कि उसको डिस्क्रिप्टिव में बताने में अपना वीडियो लेंथन करने से अच्छा है कि हम उसको शॉर्ट में बता के आपके लिए कुछ क्वेश्चन थ्रो करें ताकि आपका भी एक इंटरेस्ट एरिया बना रहे। उसके बाद आता है ऑन अ रेंज ऑफ क्राइटेरियन, द सेकंड मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है, कोपेनहेगन एंड ज्यूरिक। तो कोपेनहेगन ज्यूरिक है, इसका मैंने कल पासवर्ड भी बताया था, VCZ याद कर लो कि VCZ वीना, कोपेनहेगन और ज्यूरिक। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो दिस इज द कोड एंड पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में मैंने अभी आपको बताया मुंबई और न्यू दिल्ली, ये 2 हैं जिनकी रैंकिंग 140 की सीरीज में है। अभी चेक करके बताइएगा कि कहाँ पे है। ओके, विद दिस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये एनडीए एग्जामिनेशन लेवल पे पूछे जाते हैं। रिसेंटली समथिंग इन द न्यूज, ऐसा नहीं है कि आपसे ये सीरियस में नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली सीरियस में मैक्सिमम चांसेस आने की वो मैं कोट कर दूंगी। ठीक है, चिलकुरू
वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, यूपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं, चाहे आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जितने भी ऑफिसर रैंक के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उनका पैटर्न बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है अनटिल अनलेस उनका सेक्टर अलग ना हो। जैसे डिफेंस सेक्शन में एनडीए और सीडीएस दोनों आते हैं, तो एनडीए और सीडीएस में आपसे जैनिज्म, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आए ना, ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट वंस इन 2 years तो आएगा ही, 2 साल में एक बार तो आएगा ही। अब 4 अटेम्प्ट है तो 2 बार आएगा, है ना। अब इसमें आंसर जो आ रहा है इसका है वो है जैनिज्म। जैनिज्म क्यों है? क्योंकि क्या हुआ है कि 2 पिलर्स फाइंड किए गए हैं, ठीक है, हैदराबाद के एक एरिया में, और वहां पे उन 2 पिलर्स में क्या देखा गया कि चारों साइड्स पे मोनास्ट्री बिल्डअप है, और उन मोनास्ट्रीज में तीर्थंकारास, ठीक है, इसको क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, तीर्थंकारास को ऑब्जर्व किया गया है, और वो तीर्थंकारास जो है वो 4 तीर्थंकारास को रिजेंबल कर रहा है, जैनिज्म की रिलीजन को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं 100% कहती हूँ, जीआई टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस एग्जाम्स। तो अगर आपसे यहाँ पूछा गया है कि किसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली किस प्रोडक्ट में, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से कितनी चीजों को मिला है, तो आप इसमें देख सकते हो इट इज 7, ठीक है। और जब 7 चीजों को जीआई टैग मिलता है तो ऑब्वियसली इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द सेक्शन की मैम किसको किसको मिला ये बता दीजिए। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो छोटे लेवल पे पूछेंगे, इस पे थोड़ी ना पूछेंगे। तो देख लेते हैं किसको किसको मिला है। तो पहला किसको मिला है, पहला किसको मिला है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकशी, संबल हॉर्नक्राफ्ट, बगपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हैंडमेड पेपर, अमरोहा ढोलक, ठीक है, इट इज ढोलक नॉट ढोलम, ठीक, ढोलक। अब इस इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार क्विक रिव्यू दे लो। अब पूछोगे मैम ये हमसे क्यों पूछेंगे, यूपी आपने तो बोला स्टेट वाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज वेरी राइट, बट कुछ चीजें जो नई आ रही है वो इंपॉर्टेंट, जैसे जीआई टैग कभी भी स्टेट वाइज नहीं चलता, वो नेशनल लेवल पे किसी चीज को रिकॉग्निशन मिल रहा है किसी स्टेट के, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्लस आपसे कैसे पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा संबल हॉर्नक्राफ्ट किस स्टेट का जीआई टैग है, मतलब किस स्टेट को इसका जीआई टैग मिला है, तो आप ऐसे बता लोगे। आपसे पूछेगा कि कल्पी हैंडमेड पेपर किस स्टेट का जीआई टैग है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एक ये क्वेश्चन जो है दोनों के लिए है, एनडीए एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली एनडीए के लिए तो क्वेश्चन पेपर है ही है, प्लस सीडीएस के लिए इसकी फ्लुएंसिंग पावर बढ़ जाती है, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं आने के, क्योंकि आप जानते हैं सीडीएस में थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये मैं 3rd टाइम कवर कर रही हूँ एंड यू कैन नो द कि जेंडर गैप रिपोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। अब मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, आप सबको पता ही होगा अगर आपने एग्जाम्स कभी भी दिए हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आप प्रीवियस ईयर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक, ओके। इट इज रिलीज एनुअली बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। सेकंड, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस rising from 135th rank in 2022 to 127th out of 146 countries in the report of 2023 edition। इन क्वेश्चन को लाने का सबसे पहला रीजन बेटा ये है कि हो सकता है आपसे इससे क्वेश्चन पूछ ले, इससे पूछ ले, तो हम एक तरह से एक कंबाइंड क्वेश्चन लाके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे ताकि वो सीरियस लेवल पे एक्ट करे और इंडिविजुअल लेवल पे वो एनडीए में पूछा जा सकता है, ठीक है। चले अब आते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये तो दोनों आपने स्टेटमेंट बता दी, अब जरा सा मैं इसको क्लीन कर लूँ और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे ही मैंने इस स्क्रीन को क्लीन किया और मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो ये बात तो मैंने पहले क्वेश्चन में पूछी थी कि कौन जो है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को रिलीज करता है, तो आपने आंसर बताया था, आपको मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस राइजिंग फ्रॉम 135th, या आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस रैंक को याद रखें, और ये देखें कि राइज हुई है कि कम हुई है, तो 127th आ गई, 146 कंट्रीज का एनालिसिस हुआ था और रिपोर्ट किसकी है, 2023 एडिशन की। तो कहीं ना कहीं हमने रैंकिंग में इंप्रूव किया है, 127 पे आए हैं 135 से, ठीक है, तो हमारी रैंकिंग क्या हुई है, इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। नाउ आई एम क्लीनिंग द स्क्रीन एंड नाउ यू कैन सी। अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है, मैम ये तो आपने अपना लंबे चौड़े क्वेश्चन के फॉर्म में सीडीएस के लिए बता दिया, अब सीडीएस में और कैसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक क्या थी 23rd के एडिशन में, आपने बताया कि 127 थी, कितने कंट्रीज का हुआ, 146 कंट्रीज का, 22 में क्या रैंक थी, 135, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन कौन लेके आता है, WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हो सकता है आपको ये एब्रीविएशन ही लिख के दें, तो आपको हर तरह से क्वेश्चन को करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन कर दी अच्छी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वाह
मैम आज तो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, क्योंकि आज तो बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हो रहे हैं। आपसे कोई भी कह दे कितना भी बेटा कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर आपको कट ऑफ पार करनी, मेरिट, कभी भी आप ये फिक्स करके नहीं चल सकते कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होता है कि आप जिसको स्ट्रेंथ मान के जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन टफ आ जाते हैं और आप जो आप नॉर्मल तैयार करके गए हैं उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, और जो टफ आते हैं उसमें आपकी श्योरिटी नहीं रहती। तो डोंट बी वेरी फिक्स टू द कंटेंट। हाँ, एक मोटा मोटा एब्रीवेशन बना के रखो कि हाँ मेरी अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो मैं इंग्लिश लेके जाऊंगा, अगर मेरी साइंस स्ट्रॉन्ग है तो मैं साइंस में, बायो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो बायो केमिस्ट्री अच्छे से करूंगा। टाइम भले अपने हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट्स को दो, बट किसी को फॉर ग्रांटेड मत लो। अगर आपके में 7 से 8 आ रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम 8 से 12 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 1 से 2 ही क्वेश्चन आए। यू आर नेवर श्योर अबाउट द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। आप एक रैंडम गेस लगा सकते हो कि 7 से 8 अगर 3 साल से आ रहे हैं तो 5 से 6 के बीच में तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, नाउ आफ्टर क्लियरिंग द स्क्रीन, और जो मेरा एनालिसिस रहा है 7 से 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, तो फिर से हम मोटा मोटा एनालिसिस लगाए, 8 इंटू 4 32 मार्क्स आपके यहाँ पे काउंट कर रहा है क्या, बायो अकेले, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके जीएटी के मार्क्स को ऊपर करने में। अब स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं और अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था। प्रोकैरियोट सर, इसमें भी वही है कि स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके आपको बताना है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, मैनी ऑफ द स्टेटमेंट, पीछे था कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसमें है कौन कितनी स्टेटमेंट सही है। मैं तीसरी या चौथी बारी बात बोल रही हूँ, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। और जब पढ़ा करो एग्जामिनेशन में तो उसको ऐसे ब्लॉक में कर लिया करो ताकि ये बात दिमाग से निकले ना। पहली बात क्या कही है, प्रोकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर एंड देयर डीएनए इज पैक्ड इनटू न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड इज यूकैरियोटिक्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर डीएनए इज नॉट पैक्ड इनटू द न्यूक्लियस। अब हमने 3-4 चीजें मार्क कर ली कि भाई ये चीजें हमसे पूछी गई हैं, तो हम पहले अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे आते हैं। 2 तरह के होते हैं, प्रो और यू। यूकैरियोट्स को यूकैरियोट्स क्यों बोला जाता है, सबको पता होना चाहिए। यूकैरियोट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास, लेट मी क्लीन द स्क्रीन, ठीक है, हमारे पास 2 होते हैं, एक प्रो एक यू। प्रो जो होते हैं इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रू नहीं होता है, ट्रू नहीं होता है, और इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसी वजह से यू का मतलब ही है ट्रू, और कैरियन यानी कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस ट्रू से ये मतलब है कि जिसका न्यूक्लियस है, जिसके पास अपना न्यूक्लियस है और उसके अलावा उसका न्यूक्लियर, ये चीज जो है न्यूक्लियर एनवेलप भी है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये यूकैरियोट्स के केस में हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, तो इसका न्यूक्लियस के पास की जो पैकिंग नहीं है, पैकिंग नहीं है। समझ में आई बात, यानी अगर प्रोकैरियोट है तो उसके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन वो ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, तो उसके पास पैकेजिंग नहीं होगी। और अगर ट्रू के यूकैरियोट है तो उसका मतलब ही होता है ट्रू कैरियन, मतलब ट्रू न्यूक्लियस, तो ये मतलब उस न्यूक्लियस की पैकेजिंग होगी इस तरह से, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस पैक्ड होगा तो उसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। अब मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता दी, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रोकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर, जी हाँ मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड देयर डीएनए इज पैक्ड इनटू न्यूक्लियस। अब बताइए जरा ये सही बात है कि नहीं है। प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर एंड देयर डीएनए इज पैक्ड इनटू न्यूक्लियस। आप भी बताइए, अगर प्रोकैरियोट है तो उसका डीएनए न्यूक्लियस में है कि नहीं, ये गलत हो गया। यूकैरियोट्स और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्टली, यूकैरियोट्स में हम और आप आते हैं तो हम मल्टीसेलुलर तो है ही हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर यूकैरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, अपने ऊपर लो, ऑब्वियसली है तो होगा, ठीक। एंड देयर डीएनए इज नॉट पैक्ड इनटू न्यूक्लियस। तो ये स्टेटमेंट आधी तो सही थी कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन आधी नहीं सही थी, क्योंकि हमारा तो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पैक्ड होता है, ठीक है। तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, तो आप यहाँ मार्क कर दीजिए ओनली 1, द क्वेश्चन इज सॉल्व। और ये मैं आपको बता दूं ये किस क्लास का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स यहाँ ऐव ही नहीं पढ़ाते कि कुछ भी ले आए कुछ भी पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। जो आता है जिस पैटर्न पे आता है, जहां से स्टेटमेंट उठाई जाती है वैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, और ये हमारे बच्चों का एश्योर्ड एक्सपीरियंस है। हम उस चीज को ऐसे ब्रांडिंग के लिए नहीं कि हाँ सिर्फ बच्चों को लाके खड़ा कर दिया, हम उनके रिजल्ट से एनालाइज कर देते हैं और वो हमें आके एक्सपीरियंस कहते हैं कि हाँ मैम यहाँ पे जो पढ़ाया गया था उससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। दिस टाइम वी विल ब्रिंग इट इन एन एविडेंस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर कंडक्शन ऑफ द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को हम विश्वास पे तभी मान सकते हैं जब हम उसका प्रूफ देखें, तो वी विल गिव यू प्रूफ फॉर द सेम। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेसिक है जो कि 9th क्लास में कवर्ड है, ठीक है, 9th क्लास की साइंस बुक में है ये, और ये क्वेश्चन हमने अपने बच्चों को कवर भी करा रखा है इन बायोलॉजी चैप्टर्स, ठीक। तो ये आप, हमारा बच्चा अगर एनडीए का भी है तो भी वो सीडीएस का इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व कर लेगा, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्क्रीन अब आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है। अब इसमें देखिए वही बात बोली जो मैंने बोली, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स को मैंने पहले बताया था यूनिसेलुलर होते हैं, तो यहाँ पे आपको दो बातें पता चल गई, और इनका डीएनए पैक नहीं होता न्यूक्लियस में। ये मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिए। प्रोकैरियोट ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस के पास एनवेलप नहीं है, तो वो पैक नहीं है। ये क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट वाली, इनके पास ऑर्गेनेली नहीं होते लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो यूकैरियोट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, ये स्टेटमेंट सही है। एंड द थर्ड वन वाज देयर डीएनए इज पैक्ड इनटू न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन में बताई थी। देखिए कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था हमें, और कितने छोटे से कॉन्सेप्ट से आराम से सॉल्व हो गया। तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। की लेंथ को देख के उससे घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉन गुडइनफ was mentioned in the news recently। अभी बहुत ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायोथॉनिकल केमिस्ट्री, एसिटिमिकल ऑर्गेनो कैटलिस्ट, जीनोम एडिटिंग या लिथियम आयन बैटरी। एक बात बताइए मुझे, जब ये आप या मैं कोई भी इस बात को झुठला सकते हैं कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, मैम ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन आप इस बात को नहीं झुठला सकते कि अगर कोई नोबेल प्राइज विनर है तो वो चाहे आप किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम करता है। और ये जो थे गुडइनफ जो थे वो यही थे, वो नोबेल प्राइज विनर थे, और उनको नोबेल प्राइज मिला था 2019 में। किस चीज के लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए। और ये मतलब को विनर थे, इनके साथ दो विनर्स और थे। आपको पता होगा कि तीन लोगों को मिला के मिलता है, तो एक विचेकम करके थे। ठीक है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट हिज नेम स्पेलिंग, बट इट वाज समथिंग विच केपन। और सेकंड थी शी वॉज लेडी अरुणिशो समथिंग करके नाम था उनका। सी आई एम ऑल्सो ए पर्सन हु कैन कम विद सम ऑफ द मेमोरीज, तो मुझे जितना याद है इस तरह से उनका कुछ नाम है। ठीक है, उनके साथ इनको भी मिला था, और इनका इंपॉर्टेंट नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इनकी डेथ हुई है, 100 ईयर्स के होके इनकी डेथ हुई है। और इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो काम किया है ना बेटा, उस लिथियम आयन बैटरीज पे जो काम हुआ है उसकी वजह से ही आज हम पोर्टेबल डिवाइसेस ले सकते हैं। और उसके साथ साथ पोर्टेबल डिवाइसेस तो रख ही रहे हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस के साथ साथ हमारे पास क्या है, रिचार्जेबल बैटरीज भी हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका बहुत था, इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के साथ हमारा ये सेक्शन कवर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिथियम आयन बैटरीज। अब इसके साथ एक क्वेश्चन आपको मैं देके जा रही हूँ, इस साल के जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना, और नोबेल प्राइज विनर को किस चीज के लिए मिला है, रीजन कि किस चीज के लिए मिला है उसको पढ़ लेना। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू मणिपुर, स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर क्यों लाए, अच्छा ये बताइए, कौन सा ऐसा शायद बच्चा होगा जिसको ये ना पता हो कि मणिपुर में अभी वायलेंस क्लैशेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी हम कुछ दिन बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम मणिपुर के रिगार्डिंग आपसे जो जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी सारे सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं हम कवर करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस क्वेश्चन को देखें। ये सीरियस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं पहले लिख देती हूँ कि किस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एनडीए से मॉडरेट लेवल पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह से हमको पढ़ना है, क्योंकि डिफेंस का सेक्शन है तो दोनों में ही कवर होगा। अब मैं अगर क्लीन कर दूं स्क्रीन को, तो संका इज अ मणिपुरी पोलो गेम, हाँ बिल्कुल है, मणिपुरी पोलो गेम है। ठीक है, अ मॉन्यूमेंट नेम इंडियन पीस मेमोरियल इज सिचुएटेड हियर, जी हाँ ये सिचुएटेड है। पंग कोलॉम इज अ सोल ऑफ मणिपुर सैनिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल मणिपुरी डांस, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता, बेटा मुझे पता नहीं है। जब कोई भी चीज न्यूज में चलती है ना, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ेस आती रहती हैं रोज रोज। अगर आप रीडर नहीं है तो आप इस तरह से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रीडर हैं, थोड़ा बहुत भी आप न्यूज सुनते रहते हैं, उस एरिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या एक क्वेश्चन थॉट आपके माइंड में आना चाहिए कि यार मणिपुर में इतना कुछ चल रहा है, एक बार देख लो मणिपुर के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इससे और ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। मणिपुर में कौन सा एक्ट लागू हुआ, क्या सिचुएशन चल रही है, किसके मीठी कम्युनिटी जैसे है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनको रिगार्डिंग, तो कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ की है मीठी, तो आपने बताया मणिपुर, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर जो होगा ये होगा, क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन क्या है, कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो इसमें से कितनी है, ओनली 1, ओनली 2 या ओनली 3, तो सबको पता है इसमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, इसमें से ऑलमोस्ट सारी स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे अगर पूछेगा मेनी ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, तो ओनली 3 नहीं होगा, यहाँ पे ऑल 3 आना चाहिए। ठीक है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसमें एक बात बोलते हैं, मॉन्यूमेंट नेम इंडियन पीस मेमोरियल इज सिचुएटेड हियर। इंडियन पीस मेमोरियल की एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा समझ लेना, जो जापानीज मार्टियर्स थे, जापानीज
मार्टियर्स थे, ठीक है। कब? जब इंडियन नेशनल एकेडमी बनी थी, यानी पहले के टाइम में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इंडियन नेशनल एकेडमी बनी थी, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लड़े थे, है ना, फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे, इसलिए जगह इंपॉर्टेंट, और ये पिलग्रिमेज की तरह भी एक्ट करती है जापानीज के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, ये मैं फिर से वही बोल रही हूँ, एनडीए के लिए मॉडरेट लेवल पे पूछा जाएगा और सीडीएस के लिए एक्सपेंशन लेवल पे पूछा जा सकता है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस एंड म्यांमार आर मेंबर्स ऑफ एशियन। एशियन, इस तरह मैंने बताया था, एशियान, ब्रेक्स हो गया, सार्क हो गया, इस तरह की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते, यू डोंट हैव अ फॉर ग्रांटेड रीजन कि नहीं इस वजह से नहीं है, ठीक। The motion of ASEAN is one vision, one identity, and one community. In 1995, ASEAN members signed a deal to create a nuclear-free zone in Southeast Asia under the Bangkok Treaty. How many of the statement above given is correct? अभी छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हम आपके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार मेंबर्स ऑफ एशियन, जी हाँ है। अगर आपने इसके निमोनिक्स बना रखे हैं ना, कोड बना रखे हैं, तो आपको ये आंसर करने में टाइम ना लगता, 2 मिनट भी ना लगते। तो मैं निमोनिक्स लेके आऊंगी, लेकिन पहले अभी जो चल रहा है वो चलाने देते हैं, ठीक है। मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये भी बात सही है। इन 1995 एशियन मेंबर्स ने, इसमें आप थोड़ा ट्रिक हो सकते हैं, लेकिन 2 स्टेटमेंट के साथ आप क्लियर हैं। तो अगर आप 2 स्टेटमेंट, अब आप कंफ्यूज या तो यहाँ होगे या यहाँ होगे, ठीक है। थर्ड वाली भी सही है कि इन्होंने बैंकॉक ट्रीटी, मैंने ये बात भी पहले अभी न्यूज में लाई थी कि न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया था साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको बैंकॉक ट्रीटी के नाम से साइन किया था। इसमें से सारी स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3। अब इसको हम जरा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उनको हो सकता है वो चीज़ें ना आए, स्पेशली इंडिया वाले थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सीडीएस वाले थोड़े जल्दी कैच कर ले, हो सकता है ना। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस जो है, इसको हम एशियान बोलते हैं, और इन्होंने क्या किया थी, फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री डील की थी रीजनल स्ट्रेन में, जब रीजनल स्ट्रेन हुआ था चाइना के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब इसमें कंट्रीज क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अगर किसी बच्चे ने कभी इंडिया का मैप या सॉरी वर्ल्ड का मैप देखा है, तो ईस्ट एशियन कंट्रीज को जैसे वो स्टडी करेगा, उसको 4-5 तो यही मिल जाएंगे, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार ऑलमोस्ट इधर लग जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया नीचे की तरफ सेक्शन आ जाएगा, है ना, जो आइलैंड का एरिया होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी इसी से करेक्ट हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल फिर कराऊंगी एक मैप के थ्रू, आपको बहुत जल्दी याद होगा, बिलीव मी, ठीक। उसके बाद मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें लगता है कि शायद मैं भी हूँ, तो अगर मैं भी एक कॉम्पिटिटर हूँ, अभी तो चलो ठीक है, एक प्रोफाउंड नॉलेज है तो अभी तो हम बता ले रहे हैं, बट अगर आप कॉम्पिटिशन है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए। 15 दिसंबर 1995 में एशियन मेंबर स्टेट्स ने एक ट्रीटी साइन की थी, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन नेशन वेपन फ्री जोन बोला था, कि मतलब हम ये यूज नहीं करेंगे। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। और ये क्यों की गई थी? ताकि हम साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन को एज अ फियर्स न्यूक्लियर या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचा सकें, और इस ट्रीटी को इन्होंने बैंकॉक ट्रीटी नाम दिया था। आपसे बैंकॉक ट्रीटी पूछी जा सकती है, किसने की थी? एशियान ने। एशियान में जब बताइए, खुद ही आ रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया आप इमेजिन करिए, अगर मैं एशिया का मैप लेके आऊँ तो साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पड़ेगा? यही कंट्रीज के तो नाम आएंगे। तो रैंडम ना एक कंसेप्चुअल थिंकिंग अपने माइंड में डेवलप करोगे तो क्वेश्चंस को कर लोगे। इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है कि बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, होंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। टफ लेवल नहीं होता है, आपका माइंड की कंडीशनिंग होती है कि आप कितना अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हो टफ क्वेश्चंस के लिए। नंदी पोर्टल पे आते हैं। नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या एम्पावर्ड कम्युनिटी फॉर एनिमल हेल्थ। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अब कहोगे मैम नंदी था, इससे तो थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है। बेटा पता चल जाता है बात सही है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में वो एमआर की भरने की बारी आती है ना, तो माइंड जो है 50-50 गेम खेलता है कि भरूं ना भरूं। तो 50-50 को हम आपको 80-20 का रेशियो लेके आ जाएंगे, इस तरह से हम करंट अफेयर कराएंगे, ठीक है, कि आपका गेस वर्क इतना स्ट्रांग हो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गेस वर्क के। विद दिस आई थिंक वी हैव कम टू द एंड। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लिए विदाउट एनी डिले, और उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग को अगर इंक्लूड कर ले तो 5-10 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। तो इसके साथ आज का सेशन खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड इट। कल लास्ट दिन और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ लाएंगे। टिल दैट टाइम एंजॉय योर डे एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।